जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार लेटेस्ट कर एक बिहार गवर्नमेंट एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस का शानदार मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो साथियों, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इंपोर्टेंट साबित होगी। तो आप सभी लोग सेशन को शेयर करें, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा आपके स्क्रीन पर। तो साथियों, आपको यहाँ पर बताना है विश्व एड्स दिवस के बारे में। तो साथियों, आपको बताना है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ए है आपका 12 जनवरी, बी है 1 अप्रैल, सी है 1 मई और डी है आपका 1 दिसंबर। इनमें से कौन सा कथन सही होगा आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए, लेट ना करें। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ आपका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो लॉक लगाया जाए। यहाँ पर आप सभी का उत्तर होगा 1 दिसंबर। प्रत्येक 1 दिसंबर को साथियों क्या मनाया जाता है। तो साथियों, एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का उत्तर आ रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग का ऑप्शन बिल्कुल शानदार, आप लोग का उत्तर भी आ चुका है। उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा 1 दिसंबर को। अब हम लोग बात करते हैं यह कैसे होता है। ये जीवाणु से होता है या विषाणु से, वायरस या बैक्टीरिया से होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे। यह रोग वायरस से होता है। किससे होता है। वायरस जनित ये रोग है। और साथियों, प्रत्येक साल 1 दिसंबर से कब यह विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। तो आप क्या बताओगे। 1988 से प्रत्येक साल एड्स दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ये कैसे फैलता है। तो साथियों, यह HIV वायरस है। HIV वायरस से ये रोग फैलता है। और फैलने का मुख्य कारण क्या है। अगर मान लिया जाए कोई एड्स से रिलेटेड व्यक्ति है और उनके ब्लड को ही किसी और व्यक्ति को ब्लड चढ़ा दिया जाता है, टेस्ट नहीं होता है, तो यह ब्लड से भी नेक्स्ट दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए भाई, तो इनके रोकथाम के लिए क्या किया गया है। 1 दिसंबर, प्रत्येक 1 दिसंबर को लोगों में जागरूकता लाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसके लिए आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पर्यटन का सतत विकास, दालें, प्रकाश एवं प्रकाश आधारित तकनीक, डी आपका मिट्टी। इनमें से कौन सा कथन सही होगा आप सभी को जल्दी से बताना है। तो मित्रों, यहाँ पर आप सभी का उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। A B C D 4 ऑप्शन है, एक आपको सही जवाब दे रहा है। सबको राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग। सब मंगल, सब कुछ मंगल। चलिए, तो उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 2017 को साथियों अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कौन सा वर्ष। तो पर्यटन सतत विकास वर्ष घोषित किया गया। अगर हम बात करें 2016 में, तो 2016 को साथियों अंतर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत के कहने पर दाल वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। ओके, तो इस आधार पर देखा जाए तो आपका उत्तर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है। तो यहाँ पर देख पा रहे 2016 में भारत के कहने पर यूएनओ ने दाल का वर्ष घोषित किया था। और इतना ही नहीं, 2023 जो अभी चल रहा है, तो 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 2023 को साथियों मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है भारत के कहने पर साथियों। मोटे अनाज अब क्यों घोषित किया गया। मोटे अनाज की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई किसान भी करना नहीं चाह रहे। तो मोटे अनाज की ओर साथियों किसानों को आगे आने के लिए कहा गया। मोटे अनाज, अब इनका क्या काम है। मोटे अनाज की बात करें तो मवेशियों को खिलाने में काम आता है। तो अब जैसे मोटे अनाज में मक्का है, मक्के से आप लोग जानते हो इथेनॉल भी प्राप्त किया जा सकता है। तो मोटे अनाज वर्ष 2023 में भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। अब हम लोग बात करते हैं यूएनओ का। यूएनओ की स्थापना कब किया गया बताइए आप सभी लोग। यूएनओ की स्थापना की बात करें तो साथियों 24 अक्टूबर 1945 में इनकी स्थापना की थी। ओके, तो प्रत्येक 24 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ओके सॉरी, यूनो वर्ष यूनो स्थापना दिवस अपना मनाते हैं प्रत्येक कब 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका उत्तर ए इज ओके करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? ए है आपका केरल, बी है पंजाब, सी है जम्मू कश्मीर और डी है गुजरात। कमेंट करके आप सभी लोग बताएं केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और डी है आपका गुजरात। तो कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे केसर का मुख्य उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे भारत का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका केसर जो है, केसर जम्मू कश्मीर में ही साथियों इनको उपजाया जाता है। तो केसर के लिए फेमस कौन सा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पहले राज्य था, अब ये यूनियन टेरिटरीज में आता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर अगर हम बात करें तो साथियों कभी आपको समय मिलेगा तो पामपुर आप जिला जाएंगे। कहां पर? तो पामपुर जिला, पामपुर जिला में सबसे अधिक खेती होती है किसकी? तो केसर का। बहुत महंगा होता है, मसाले में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साथियों और कई जड़ी बूटी में भी इनका प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए। तो शीतोष्ण शुष्क जलवायु चाहिए इनके लिए। जलवायु आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रत्येक फसल के लिए अपना जलवायु होता है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो साथियों शीतोष्ण शुष्क, नोट करेंगे, शीतोष्ण शुष्क, शीतोष्ण शुष्क जलवायु होना चाहिए। ठीक है, शीतोष्ण शुष्क जलवायु होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? चलिए भाई, आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। शांत होने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आप लोग कमेंट करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम या कर्नाटक? तो भैया लॉक लगाया जाए तो देखा जाए 2011 के अनुसार तो इसका उत्तर तमिलनाडु आपका सही उत्तर होगा। तमिलनाडु में देखा जाए लिंगानुपात कितना रहा? तो साथियों यहाँ पर 996 तमिलनाडु में रहा। सिक्किम भी चाहो तो नोट कर सकते हो, तो सिक्किम में साथियों 890 रहा, 890 रहा। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा में साथियों देखा जाए तो 973 यहाँ का लिंगानुपात रहा। कर्नाटक को क्यों छोड़ोगे? कर्नाटक भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 973 कितना? तो 973 यहाँ का लिंगानुपात है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो आप क्या बताएंगे? लिंगानुपात वाला राज्य, तो क्या बताएंगे? तो पहला स्थान है आपका केरल का। केरल की बात करें, इनका लिंगानुपात कितना है केरल का? तो साथियों क्या बताएंगे? 1084, 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। और लिटरेसी रेट में भी केरल का प्रथम स्थान है। साक्षरता दर केरल में साथियों कितना है? 94% क्या है यहाँ का लिटरेसी रेट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा 1084 केरल है और उसके बाद सेकेंड पर आपका तमिलनाडु आता है। ठीक है, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग जवाब देते रहिए। हवा से परागन को क्या कहते हैं? हवा से परागन को क्या कहते हैं? और एक खास करके आपको पौधे में देखने को मिलता है। हवा से परागन की विधि को क्या कहा जाता है? इसे वायु परागन कहा जाता है। ठीक है, पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? विंड पोलिनेशन, वायु परागन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फूल हो गया, यह मान लिया जाए जैसे सरसों का फूल हो गया, तरह तरह का फूल है, तो इसका पोलिनेशन क्या होता है? मान लिया जाए ये मेल प्लांट है और ये सरसों का जो है मान लीजिए फीमेल है। तो साथियों क्या होगा? हवा के द्वारा इसका पोलिनेशन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए, भारत, इंडोनेशिया, जापान, चीन। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड? ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है जापान और डी है चीन।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भाई लॉक लगाया जाए। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, उत्तर आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में आपका विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है और इसका नाम बरबुदुर, ठीक है, प्रॉपर अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो यह बरबुदुर स्थित इंडोनेशिया में यह मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपका 9वीं शताब्दी का इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध का शयन अवस्था में, अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भगवान बुद्ध का शयन अवस्था में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? यह गया में, बोध गया में साथियों बन करके तैयार हो चुका है। कहाँ पर? तो बोध गया आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी को जवाब देना है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या इंडोनेशिया? चले भाई लॉक लगाया जाए। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या इंडोनेशिया? तो भैया लॉक लगाया जाए। ओके, तो आपका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट भी करते रहिए और जवाब भी देते रहिए। तो सबसे बड़ी चल मरुदा यहाँ पर पूछा जा रहा है, विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? क्या उत्तर होगा जल्दी से आप लोग बताइए। ओके, तो यहाँ पर अभी आपका उत्तर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो क्या है, जावा कहलाता है, यह जावा में स्थित है। यह सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट यह द्वीप है। ठीक है, कहाँ पर? लूसी नाम का है, यह आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में यह स्थित है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो मरुदा विस्फोट यह हमेशा विस्फोट होते रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी मिट्टी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ी सबसे बड़ी मिट्टी ज्वालामुखी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे मिट्टी ज्वालामुखी कहा जाता है। मिट्टी ज्वालामुखी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तर क्या होगा आपका? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुनहली चावल के बारे में आप सभी को बता रहा हूं। सुनहली चावल कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से। सुनहली चावल जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। सुनहली चावल है क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म। बी है लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल। सी है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। डी है चावल की एक जंगली किस्म, पीले रंग के दाने होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, सुनहली चावल के संदर्भ में आप सभी को बताना है इनमें कौन सा सही होगा। गोल्डन राइस का नाम आपने सुना होगा मित्रों, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए गोल्डन राइस क्या है। चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल। सी आपका एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। और डी है चावल की एक जंगली किस्म, पीले रंग के दाने होते हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आपका सी। सी इज करेक्ट आंसर है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और साथियों इसमें विटामिन ए, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन ए का स्रोत है। अगर हम बात करें तो साथियों इसे एक और नाम दिया गया है, इसे गोल्डन चावल भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन चावल के भी नाम से जाना जाता है। ओके, तो साथियों सुनहले चावल की तुलना में देखा जाए 23 गुना ज्यादा इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये बहुत कह सकते हो कि इसमें जो है क्या चीज सबसे अधिक पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन। ओके, तो साथ ही इसमें सबसे अधिक आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। कैरोटीन सबसे अधिक इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगर किसी के आंखों में प्रॉब्लम है या विटामिन ए की कमी है तो ये चावल आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांसजेनिक चावल है, इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन ए का गुण स्रोत है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, आप सभी को यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, डी है जल में बर्फ के घनों का बनना। तो आप सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर की घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना, इनमें कौन सा कथन सही होगा मित्रों? आप सभी को जल्दी से मुझे बताना है। तो लॉक लगाया जाए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भैया आप देख पा रहे हो, रासायनिक परिवर्तन एक होता है भौतिक परिवर्तन, दोनों में अंतर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है कि साथियों, जब एक बार चेंज हो जाता है दोबारा नहीं चेंज होता है, मतलब अस्थायित्व इसमें आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? अस्थायित्व आ जाता है। अस्थायित्व आ जाता है। अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा ये चेंज नहीं होगा। जबकि भौतिक में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, इसमें चेंज बार बार चेंज होता है। ठीक है, ऑलवेज चेंजेस, क्या बताएंगे? ऑलवेज चेंजेस, इसमें हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि एग्जांपल, कैंडल को, मोमबत्ती को आप पिघलाइए, मोमबत्ती को आपने क्या किया? पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। तो पिघलाने के बाद साथियों क्या है कि फिर से इनको पिघला करके दोबारा इनको कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर पिघलाइए, फिर इसमें जो है इससे मोमबत्ती तैयार कर सकते हो। तो बार बार बनाया जा सकता है। अगर बर्फ का, दूसरा एग्जांपल बर्फ का लेते हैं, बर्फ को पिघलाइए, मेल्ट कीजिए, जब हीट करेंगे तो बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। तो बर्फ को पिघलने के बाद आप क्या करेंगे? यह क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, पानी बनेगा। और फिर इसको क्या करेंगे? इसको फिर कूलिंग कीजिए, ठंडा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फिर से दोबारा ये बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप जितने बार चाहे कर सकते हैं। ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कि आटे से क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। आटे से जब हम रोटी बनाते हैं तो आप बताइए, रोटी से दोबारा आटा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। एक बार अगर बन गया तो दोबारा हम लोग नहीं बना सकते हैं। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी को जलना। ठीक है, लकड़ी को क्या करते हैं हम लोग? जलाते हैं। लकड़ी को अब जला दिया, ठीक है, जला दिया। तो लकड़ी को जलाने के बाद क्या होगा कि फिर से आप लकड़ी बना सकते हो? कदापि नहीं। इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जो एक बार चेंज होता है दोबारा चेंज नहीं होता। आप बताइए रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, या जल में बर्फ का घुलना, इनमें कौन सा कथन सही होगा? बताइए आप सभी लोग। ठीक है, आपका ए होगा। कागज को आप एक बार जला दीजिए, जलाइए कागज को जला दिए। हाँ, अब बताइए कागज को जलाने के बाद क्या फिर से आप कागज तैयार कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। भस्म से कैसे तैयार करोगे? हाँ, कागज को फाड़ सकते हो, ये भौतिक परिवर्तन में हो सकता है, फिर से दोबारा कागज बना सकते हो, लेकिन जलने के बाद आप नहीं बना सकते हो। ये किसका है? रासायनिक अभिक्रिया का है। बाकी ये सब तीनों जो है आपका किसका है? तो यह भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्योंकि नर्म लोहे का चुंबक तो होना, बिल्कुल। और आप इसमें जो है मैग्नेट के माध्यम से आप इसमें एसी मतलब इलेक्ट्रिक के माध्यम से चुंबक बना सकते हो। जल में शक्कर का घुलना, और फिर आप शक्कर से फिर क्या बना सकते हो? जल में जो शक्कर घुल गया, घुले हुए शक्कर को फिर से आप शक्कर में कन्वर्ट कर सकते हो। बर्फ के घने का बनना, जल में बर्फ के घनों का बनना, आप फिर से इसको जल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? तो साथियों कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आप सभी को जवाब देना है। तो चलिए भाई, लोक लगाया जाए। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लोक लगाया जाए। स्क्रीन पर आप सभी का प्रश्न आ चुका है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। ओके, तो लॉक लगाया जाए, इसका उत्तर क्या होगा?
तो साथियों आपका उत्तर पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल को साथियों क्या मिला था, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का इतिहास में परमाणु आपदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945 या 6 अगस्त 1945? तो सबसे पहली बार एटम बम का प्रयोग कब किया गया था? तो आप लोग उत्तर क्या बताओगे? इसका सही जवाब क्या होगा? आपका उत्तर डी हो जाएगा। तो साथियों चलिए डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। अमेरिका ने साथियों, यूएसए ने जापान पर पहली बार एटम बम का प्रयोग 6 अगस्त में किया गया था। कब? उस समय कौन सा वर्ल्ड वार चल रहा था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में अमेरिका ने साथियों जापान पर 2 एटम बम को ड्रॉप किया था। पहला 6 अगस्त 1905 में, और इनका नाम क्या था? पहला किस जगह पर गिराया गया था? तो पहला हिरोशिमा पर। हिरोशिमा इन द सिटी इन जापान मेड ऑफ 6 आइलैंड, जो कि 6 द्वीपों से बना हुआ है। और ये कहां पर गिराया गया था? हिरोशिमा में। कहां पर गिराया गया था मित्रों? तो हिरोशिमा में यह गिराया गया था। हिरोशिमा में यह गिराया गया था। ओके, और दूसरा जो है, दूसरा कब गिराया गया था? कहां पर? हिरोशिमा, ये जापान में, जापान का एक शहर है। ठीक है, दूसरा कब गिराया गया था? तो दूसरा 9 अगस्त। दूसरा कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 में दूसरा ड्रॉप कराया गया था। ठीक है, दूसरा 9 अगस्त 1945 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो आप नाम बताइए। जो पहला गिराया गया था 6 अगस्त, तो उसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? तो लिटिल बॉय था। ठीक है, लिटिल बॉय इसका नाम था। लिटिल बॉय इसका नाम था। ओके, और दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त को, ये कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में। कहाँ गिराया गया था? आप क्या बताएंगे? तो दूसरा नागासाकी, ये भी आपका जापान का शहर है। नागासाकी में यह गिराया गया था। नागासाकी, ये भी आपका जापान का शहर है। ठीक है, और इसका नाम क्या था? फैटमैन था। इसका नाम क्या था? फैटमैन इनका नाम था। तो 2 बम गिराया गया था। पहला का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। दूसरा का नाम क्या था? फैटमैन था। दोनों कहाँ गिराया गया था? तो साथियों जापान में गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। उसके बाद से साथियों अभी तक किसी ने परमाणु बम अटैक नहीं किया, क्योंकि पता है कि परमाणु बम बहुत खतरनाक, यह क्या है? एटॉमिक बम है। और अभी भी बच्चे जो जन्म लेते हैं जापान में, बच्चे अपंग पैदा लेते हैं। इनका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। इसके बाद से साथियों अभी तक नहीं। तो एक ही बार परमाणु बम, अर्थात 2 बार कह सकते हो, क्योंकि 3 दिन के गैप पे, एक 6 अगस्त है, दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था जापान में। उसके बाद से अभी तक इनका प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद। आपको बताना है साथियों किताबुल हिंद के बारे में। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अल बरौनी, दारा सिक्को या इनायत खान? बताइए आप सभी लोग, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अलबरौनी, दारा सिक्को, इनायत खान? तो चलिए भाई लॉक लगाया जाए। स्क्रीन पर आप सभी का प्रश्न आ चुका है, और आप सभी लोग शेयर करते रहिए, जवाब देते रहिए। ऐसे काम चलता है क्या? नहीं चलता है मित्रों, आप सभी को जवाब देना है। चलिए लॉक लगाया जाए। 12 का उत्तर क्या होगा भाई? जल्दी आप लोग बताइए ना, जल्दी जल्दी बताइए। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए तो आप लोग का ओके, कमेंट करके बताइए क्या होगा। ए बी सी डी, अबुल फजल, अल बरौनी, दारा सिको या इनायत खान? इनमें से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? मित्रों आप सभी को जल्दी से बताना है। ओके, आप सभी लोग जल्दी जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए भाई लॉक लगाया जाए। इसका उत्तर क्या होगा? आपका अल बरौनी हो जाएगा। अल बरौनी के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है। अल बरौनी। तो साथियों नोट करेंगे अल बरौनी ने किताबुल हिंद में क्या कहा। तो साथियों यह सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फारसी में लिखी गई है। यह पुस्तक जो है फारसी में लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल बरौनी के द्वारा पुस्तक कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। और इसमें साथियों भारत के संस्कृति हो गया, संस्कृति, भारत का जो त्योहार है, त्योहार के बारे में साथियों, यहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी समाज के बारे में साथियों अच्छी तरह से इन्होंने इसमें विवरण किया है। ठीक है, तो अलबरूनी भारतीय समाज, संस्कृति, त्योहार आदि के बारे में अच्छी तरह से ये पुस्तक में इन्होंने लिख डाला है। ठीक है, चलिए भाई, तो आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं तो मैं कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गणित अनुपात या संवेग संरक्षण? तो साथियों आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। आपका उत्तर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहां पर आप सभी को बताना है उत्तर आपका यहां पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ओके, इसका सही जवाब क्या होगा, बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पर यह आधारित है। ठीक है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन की बात करें तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से यह रिलेटेड है। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन से आईटी संस्थान में वस्तु शास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना बनाई है? इनमें कौन सा आईटी कॉलेज है जो वस्तु शास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? गुवाहाटी, मुंबई, खड़गपुर या दिल्ली? आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे साथियों। तो लॉक लगाया जाए आपका खड़गपुर। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर यह साथियों स्वतंत्रता के बाद सबसे पुराना यह आईटी सेंटर है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना, स्वतंत्रता के पहले भी देखा जाए सबसे पुराना ओल्डेस्ट आईटी, तो आप क्या बताएंगे, ओल्डेस्ट आईटी कौन सा है? तो साथियों आपका उत्तर तब हो जाएगा कहां पर, रुड़की हो जाएगा। रुड़की कहां पर है मित्रों? यह उत्तराखंड में है। रुड़की आईटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 1847 में हुई थी, जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उसके पहले 1847 इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और ओल्डेस्ट आपका आईटी इन इंडिया, तो आपका रुड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, बताइए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आप सभी को बताना है। हसमुख अधिया, राजीव शुक्ला, अरविंद पनगरिया या राजीव कुमार? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप सभी लोग बताते रहिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया, राजीव शुक्ला, अरविंद पनगरिया या राजीव कुमार? चलिए भाई आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते रहिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष। जैसे कि आप सभी को पता है इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष के बारे में बताना है, क्या होगा? चलिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, तो पहले कौन थे? पहले राजीव कुमार थे, लेकिन अब राजीव कुमार नहीं रहे। इसी प्रकार से आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मित्रों पहले राजीव कुमार थे। अब जो है 2022 में, मई 2022 में कौन बने? तो मई 2022 में साथियों कौन बने, तो क्या बताएंगे? इसका नाम सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। सुमन बेरी को साथियों क्या बनाया गया है? तो साथियों उपाध्यक्ष बनाया गया। अगर पूछा जाए सीईओ कौन बने हैं, तो सीईओ भी बदल चुके हैं। सीईओ आप सभी को बताना है, सीईओ क्या उत्तर होगा? तो साथियों नोट करेंगे, बीवीआर। क्या उत्तर होगा आपका? बी वी आर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम आपका उत्तर हो जाएगा। बी, ये वी है, बी वी आर सुब्रमण्यम। ये साथियों वर्तमान में ये सीईओ है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग नोट करेंगे। अगर पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे साथियों? नीति आयोग के बारे में आप सभी को बताना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? इनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में इनकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1915 में इनकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई लॉक लगाया जाए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, आप सभी लोग जल्दी से
जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ उत्तर आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में इन्होंने क्या किया? तो साथियों पहली बार इन्होंने साथियों भारत के जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया था। उत्तर दादा भाई नौरोजी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वायोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। तो इस समय इन्होंने नापा तो पता लगा कि प्रति व्यक्ति 20 रुपया, ओनली 20 रुपया प्रति व्यक्ति, सालाना या 20 रुपया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो साथियों इन्होंने एक काम और किया था, धन के निकासी के सिद्धांत पर भी सबका ध्यान को आकर्षित किया था। तो कहा कि भैया धन यहां से बाहर जा रहा है, इस वजह से यहां ज्यादा गरीबी हो रही है। धन की निकासी निकासी की ओर सभी का ध्यान को आकर्षित भी इन्होंने किया था, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक है पॉवर्टी, ठीक है, क्या है? पॉवर्टी, ठीक है, नोट करेंगे आप सभी लोग। पॉवर्टी पॉवर्टी इन पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो यह किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको बताना है किस क्षेत्र में, निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है? आपको बताना है साथियों यहाँ पर किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया था? कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता, कृषि विपणन। तो कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता, कृषि विपणन। इनमें कौन सा कथन सही होगा? आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो साथियों लॉक लगाया जाए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब कृषि ऋण से संबंध है। तो प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था किससे? कृषि ऋण थे, ठीक है। तो साथियों इनकी शुरुआत की बात करें तो 1904 में इनकी शुरुआत की गई थी। और जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को ऋण देना। अगर कृषि में अगर हम लोग अच्छी तरह से ध्यान नहीं देंगे तो भैया क्या होगा? सब तक रोटी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए साथियों इस समय सहकारी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों की आय में वृद्धि करना। और कैसे? तो उनको कृषि ऋण प्रोवाइड करके, ताकि वो खेती बाड़ी करें। और होता क्या था पहले? ऋण ये लोग कहाँ से लेते थे? तो साथियों जो ओके, तो आसपास के जो महाजन होते थे, महाजन से लोग ऋण लेने का काम करते थे। ये बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, बहुत ज्यादा लेते थे, और इससे कभी कई बार जमीन भी लिखवा लेते थे। तो इसीलिए साथियों सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई 1904 में, जिनका प्रमुख उद्देश्य था कृषि को ऋण प्रोवाइड कराना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इनमें कौन सा कथन सही होगा? आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, दी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इनमें कौन सा कथन सही होगा मित्रों? आप सभी को जल्दी से बताना है। तो लॉक लगाया जाए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ओके, चलिए, तो आप लोग का
उत्तर बहुत डिले आ रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, इनमें कौन सा जो था अंबेडकर के द्वारा, तो दलित मुक्ति मोर्चा की बात करें तो दलित मुक्ति मोर्चा नोट करेंगे साथियों। कौन क्या कह रहा है कि कौन सी पार्टी संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करेंगे कौन कौन स्थापित किया गया था। तो साथियों समता सैनिक दल अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, कब, 1926 में। उसके बाद स्वतंत्र मजदूर संघ यह 1936 में अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। द रिपब्लिकन की बात करें तो 1956 में इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा का नाम कहीं भी नहीं है, यह स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र की बात करें तो साथियों सिंदरी में। सिंदरी पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अब कहाँ है साथियों, तो झारखंड का विभाजन होने के बाद यह साथियों धनबाद के पास में, धनबाद झारखंड में स्थित है, धनबाद में यह स्थित है। ठीक है साथियों, तो भारत का पहला यह उर्वरक कारखाना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर धन्यवाद, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो FCI फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जा सकता है कि बताइए सिंदरी कारखाना की स्थापना कब हुई थी। तो क्या बताएंगे 1951 में, 1951 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और आप देख सकते हो झारखंड कब बना, तो झारखंड साथियों 2000 में झारखंड की स्थापना, तारीख चाहो तो लिख सकते हो 15 नवंबर को साथियों यह झारखंड बिहार से अलग हुआ और ये किस में चला गया, तो झारखंड में। 1951 में भारत का पहला उर्वरक कारखाना का स्थापना सिंदरी में किया गया था, सिंदरी जो कि धनबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता, देखिए आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। ये है आपका सुंदरबन, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी घाट और डी है गंगा के मैदान। इनमें कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। स्क्रीन पर प्रश्न है, आप सभी को जल्दी से बताना है। उत्तर क्या होगा आपका, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपका सही उत्तर होगा। पश्चिमी घाट कहां पर है भाई, देख सकते हो आप लोग, ये आपका पूर्वी घाट है, पूरब की तरफ है, ये इसे पूर्वी घाट कहा जाता है। और इधर जो है आपका गुजरात से यहाँ तक इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से इसे जाना जाता है। पूर्वी घाट आपका वेस्ट बंगाल से यहाँ तक है और गुजरात से लेकर के यहाँ तक इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट में आपको जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पुस्तक है एक, आई डू वाट, आई डू वाट, आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति राय, रघु राम राजन या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग जल्दी बताओ। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म यह पुस्तक है और आप सभी को बताना है किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो साथियों रघु राम राजन के बारे में आप लोग जानते होंगे। रघु राम राजन आरबीआई के कौन थे, आरबीआई के यह गवर्नर थे, आरबीआई के यह गवर्नर थे साथियों, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए तो क्या बताएंगे, तो साथियों इन्होंने वित्तीय के बारे में बता रहे हैं, मतलब किस प्रकार से साथियों केंद्रीय बैंक में रह करके इन्होंने अपना अनुभव किया, कैसा अनुभव किया, इन्होंने अपने अनुभव को साझा इसमें किया है। तो किस प्रकार से उतार चढ़ाव है, किस प्रकार से आर्थिक मंदी है, सारी चीज में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रंटियर गांधी के बारे में। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, आप लोग जल्दी बताइए। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, राजीव गांधी, खान अब्दुल गफार खान, लियाकत अली खान या राम मनोहर लोहिया। तो आप सभी को बताना है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए। राजीव गांधी, खान अब्दुल गफार खान, लियाकत अली खान या राम मनोहर लोहिया। तो भैया लॉक लगाया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे साथियों क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक काम और किया था 1929 में, 1929 में साथियों क्या किया था, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक सभा में शामिल होने के बाद साथियों एक इन्होंने अपना पार्टी बनाया था। पहले 1929 में कांग्रेस में थे, उसके बाद उसी समय ये अलग हो जाते, अलग होकर के साथियों खुदाई खिदमतकार एक पार्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं इन्होंने, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतकार
तो आप क्या बताओगे? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रंटियर गांधी, जिसे हम लोग खान अब्दुल गफ्फार के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का सेवक। इसका तात्पर्य क्या होता है? ईश्वर का सेवक, ठीक है, ईश्वर का सेवक इसका तात्पर्य होता है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट्स, इनसेट 4। आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या होगा कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, तो लॉक लगाया जाए। इसका सही उत्तर आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट्स, इनसेट, क्या उत्तर होगा कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए। चलिए भाई, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो साथियों ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट्स, इनसेट 4। इनमें कौन सा उत्तर होगा? तो आपका सही जवाब होगा स्प्राइट्स। तो साथियों किसके द्वारा यह छोड़ा गया? तो इसरो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा छोड़ा गया, जो विश्व में अपना नाम साथियों रिकॉर्ड किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्प्राइट्स हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करें कि इनका वेट कितना है, वजन की बात करें, तो वजन साथियों मात्र में 4 ग्राम का है। 4 ग्राम का यह रॉकेट है, नोट करेंगे। और स्प्राइट्स के द्वारा साथियों, स्प्राइट्स इसका नाम रखा गया, इसरो के द्वारा साथियों यह लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसके द्वारा छोड़ा गया था पीएसएलवी, जो यान था इनका, किसके द्वारा छोड़ा गया था? अंतरिक्ष यान के द्वारा अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो आप क्या बताएंगे? तो पीएसएलवी C38 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो वर्ल्ड के सबसे छोटा रॉकेट अंतरिक्ष यान के रूप में साथियों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजात के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, 20 या 21? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, आपको जल्दी से बताना है। चलिए तो लॉक लगाया जाए। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है आप सभी का, आप लोग देर ना करें, आप सभी लोग को जवाब देना है। उत्तर आपका हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आपका उत्तर क्या होगा मित्रों? आपका ओके, आपका डी इज करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में देखिए संविधान संशोधन करके बहुत सारा चीज इसमें ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया अब जो निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और 21 में देखा जाए तो 21 के कम एक और चीज जोड़ा गया, क्या कि साथियों शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्या जोड़ा गया इसमें? शिक्षा का मौलिक अधिकार किसके तहत जोड़ा गया? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात करें तो मित्रों यह अनुच्छेद 21 के क में ऐड किया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए आप सभी लोग। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो आप क्या बताएंगे कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही जवाब असम हो जाएगा। असम का जो नृत्य है क्षत्रिय, आप सभी को पता है कहाँ का है? तो असम का है, ठीक है। चलिए कुचिपुड़ी पूछा जा सकता है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी अगर पूछा जाए तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका कथक का नाम आपने सुना होगा। एक आपका कथक होता है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का मणिपुर का मणिपुरी है। और कथकली भी आप लोग नोट कर सकते हो, कथकली पूछा जा सकता है। कथकली कहाँ का नृत्य शैली है? तो साथियों एक केरल का है, केरल का कथकली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रोड या ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आप सभी को बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आपका अलेक्जेंडर रीड के द्वारा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में किया गया था। 1792 में इसमें कहा गया, ओके। तो साथियों पूछा जाए कहां से? मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में इसे लागू कर दिया गया। कहां का? तो मद्रास आपका हो गया, मद्रास, बंबई और आपका असम वाले क्षेत्र में इसे पहली बार लागू किया गया था, ठीक है। तो साथियों इसके तहत
रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या मुख्य कारण है? तो पहले जमींदार को टैक्स किसान देते थे। किसान किसको पहले टैक्स देते थे? किसान की बात करें तो किसान पहले टैक्स अर्थात कर किसको? जमींदार को। जमींदार को टैक्स देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जमींदार 70% टैक्स अपने पास रख लेते हैं और कंपनी को महज 30% ही टैक्स देते हैं। और इसीलिए कहा कि भैया किसान आप लोग जो है अपना जो टैक्स खुद हमारे पास आकर के जमा कीजिए, ताकि आप जितना दोगे उतना हमारे पास आ जाएगा। और किसान अपने भूमि का मालिक खुद होगा और किसी को आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में इनकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या भारत बांग्लादेश? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? आप सभी को जवाब देना है। चलिए आप सभी लोग जवाब दीजिए। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या आपका उत्तर क्या होगा? भारत बांग्लादेश। तो साथियों लॉक लगाया जाए, आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तो साथियों आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? सर क्रीक विवाद है। और कहाँ पर? तो गुजरात आप गए होंगे ना, तो गुजरात में साथियों, गुजरात के जो कच्छ वाला एरिया है, गुजरात के कच्छ, कच्छ कहाँ पर? तो गुजरात के आपका कच्छ वाला जो क्षेत्र है यहां से प्रारंभ होता है। टोटल 96 किलोमीटर तक का यह सर क्रीक रेखा है जो विवाद का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि यह मेरे हमारे अंदर आता है, अब भारत कह रहा है हमारे अंदर, हम दोनों विवाद का कारण बना हुआ है। और इसी तरफ से सर क्रीक वाले क्षेत्र से ही साथियों जब मुंबई में हमला हुआ था तो आतंकवादी इसी तरह से भारत प्रवेश किए थे। उत्तर आपका क्या होगा? भारत पाकिस्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव का रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान बताइए आप सभी लोग। उत्तर क्या होगा? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 4.5 से 5.5 तक, 5.6 से 6.5, 7.6 से 8.0, 8.5 से 9.0। तो इसका उत्तर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.6 से लेकर के 8 तक इनका क्या है? तो अर्थात कह सकते हैं कि हमारे जो रक्त का पीएच मान क्या है? क्षार है या आपका अम्ल है? तो क्षार होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा है, 7.6 से लेकर के 8 के बीच में इनका पीएच मान होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ब्लड क्या है? यह एसिड में आता है। तेज क्या है बताइए? सॉरी, क्षार में आता है। तेज क्या है बताइए? तेज का क्या नाम है? टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप, ट्रेन स्टेट्स ट्रैकिंग ऐप, भारतीय डाक ऐप। तो तेज के बारे में आप सभी को बताना है। आपने नाम सुना होगा तेज के बारे में। तो डिजिटल पेमेंट यह एक विशेष प्रकार के ऐप है और वर्तमान में कई डिजिटल पेमेंट ऐप आ चुका है। जैसे कि आप लोग फोन पे का नाम सुने होंगे, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया, गूगल पे हो गया। इसके अलावा बात करते हैं अमेजन से भी आप पैसा पेमेंट कर सकते हो, भीम ऐप हो गया। तो इस प्रकार से कई जो आपको ऐप देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका इसी प्रकार से तेज ऐप है जो कि डिजिटल पेमेंट ऐप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा सही होगा? आप लोग को कमेंट करके बताना है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए आप सभी लोग। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें कौन सा कथन सही होगा? आप सभी को जल्दी से बताना है मित्रों। तो लॉक लगाया जाए। स्क्रीन पर आप सभी का प्रश्न आ चुका है और आप लोग जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस प्रकार के अधिकार में आता है। ओके, संस्थाएं संघ बनाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका बी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में आपका विदेशी भी आते हैं, लेकिन नागरिक जब शब्द जुड़ जाता है तो भारत का नागरिक होगा। तो ये कहता है कि भैया भारत के जो नागरिक है वे संघ बना सकते हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। मतलब आर्टिकल 19 में ही आपको दिया गया है। आर्टिकल 19 की बात करें ये साथियों भारतीय नागरिक को, तो जो भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक को ही यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना क्या है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? उपभोग स्तर, निष्क्षेपणीय स्रोत, सामाजिक सम्य,
अंतरपीढ़ी समूह। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ओके, तो उत्तर आपका क्या होगा? निक्षेपणीय स्रोत। निक्षेपणीय स्रोत आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तंबा तेल परिशोधन उर्वरक पेनिसिलिन उद्योग किनके लिए? तो जल्दी आप लोग बताइए। यह आपसे पूछा जा रहा है कि नांगल किसके लिए ये साथियों फेमस है? नांगल किसके लिए फेमस है? आप लोग जल्दी बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा? उर्वरक कारखाना है नांगल। ये आपका कहाँ पर है नांगल? तो भटिंडा पंजाब में पड़ता है। नांगल जो क्षेत्र है आपका पंजाब में स्थित है और यहाँ पर क्या उर्वरक कारखाना है। कौन कौन से उर्वरक कारखाना है साथियों? यहाँ पर कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट का कारखाना और यूरिया का कारखाना आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो नांगल पंजाब में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन या धुआं? कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई लॉक लगाया जाए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो आप सभी को जवाब देना है भैया। तो लॉक लगाया जाए। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। तो आपका इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? वायु प्रदूषण है। नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन, लेकिन धुआं इसमें नहीं आता, इसीलिए धुआं को नहीं रखा गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? संपीड़न वायु, स्प्रिंग बैटरी या आपका सनाध्रित? तो साथियों ये आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।